Hello dear students. Today in this lecture we are going to discuss solutions, dilute solutions and colligative properties. And in this lecture series today we will discuss some of the topics from this chapter. First of all, solutions. What does this term means? As all of you have studied, a solution is a homogeneous mixture of two or more chemically non-reacting substances. जैसे अगर हम बात करते हैं शुगर सॉल्यूशन की, मीन्स हमारे पास वाटर है and in that water some amount of the sugar is added. Because water and sugar both are chemically non-reacting, so a homogeneous mixture for this is seen, and this homogeneous mixture is known as the solution. क्योंकि यहाँ पर जब हम शुगर को वाटर के अंदर डिज़ोल्व करते हैं, then a homogeneous mixture, that means we are not able to see sugar particles or water molecules as separated. There is a homogeneous mixture formed for that solution. So that solution is basically a true solution. Some more examples are there. For example, if water and alcohol are mixed together, this will also form a homogeneous mixture. That means a true solution. और जब हमारे पास किसी सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स हमारे पास एक सॉल्वेंट है और एक हमारे पास सॉल्यूट है. इन दैट केस द सॉल्यूशन विल बी कॉल्ड अ बाइनरी सॉल्यूशन. और यहाँ पर अगर हम अपने सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, देन बाइनरी सॉल्यूशंस आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट. सो इन बाइनरी सॉल्यूशन जो सब्सटेंस हमारे पास लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है इन कंपैरिजन टू द अदर, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट. और जो सब्सटेंस हमारे पास स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सॉल्यूट. तो बाइनरी सॉल्यूशन की अगर बात करते हैं तो हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, वन इज़ सॉल्यूट एंड द अदर इज़ सॉल्वेंट. Solute is basically present in smaller amount and solvent is present in larger amount. तो यहाँ पर ये बात हो गई सॉल्यूट और सॉल्वेंट की. जैसे हम शुगर सॉल्यूशन की ही बात करें तो शुगर अगर हमने थोड़े से अमाउंट में ही उसके अंदर ऐड की है तो शुगर विल एक्ट एज सॉल्यूट, और जो वाटर है वाटर हमारे पास सॉल्वेंट की तरह एक्ट करेगा. अगर इथेनॉल प्लस वाटर की अगर हम बात करें तो इथेनॉल अगर हमने स्मॉलर अमाउंट में ऐड की है तो दैट विल एक्ट एज सॉल्यूट इन कंपैरिजन टू वाटर. और अगर हमने वाटर स्मॉल अमाउंट में लिया है और इथेनॉल लार्जर अमाउंट में ली है तो हमारे पास यहाँ पर वाटर सॉल्यूट का काम करेगा और इथेनॉल यहाँ पर सॉल्वेंट बन जाएगा. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक is the methods of expressing the concentration of a solution. कि जो कोई भी हमने solution बनाया है उसके अंदर हमने कुछ fixed amount of solute ऐड किया होगा, तो that amount of solute which is to be added to form the solution, वो हम एक टर्म के साथ मेज़र करते हैं कि उसके अंदर हमने कितना अमाउंट सॉल्यूट का ऐड किया. That term is known as the concentration of a solution. तो हमारे पास किसी भी solution की concentration को measure करने के या express करने के different types हैं. So these types या these methods of expressing the concentration are, first of all, we can express the concentration in terms of percentage by mass. As you can see on your screen, percentage by mass means the amount of solute in grams present in 100 grams of the solution. कि हमारे पास अगर टोटल 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो उसके अंदर हमने कितना ग्राम सॉल्यूट ऐड किया है, दैट इज़ परसेंटेज बाय मास. और अगर हम मैथमेटिकली बात करते हैं तो परसेंटेज बाय मास मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है कि अगर हमारे पास 10% सॉल्यूशन है सोडियम कार्बोनेट का,
तो 10% मीन्स अगर हमारे पास टोटल 100 ml सॉल्यूशन था तो उसके अंदर 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट था। दैट मीन्स 100 ग्राम में अगर 10 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है तो यहाँ पर वाटर का अमाउंट हुआ हमारे पास 90 ग्राम। नाउ नेक्स्ट मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन इज द स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ की अगर हम बात करते हैं तो हम कहेंगे स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन विल बी द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि अगर हमारे पास टोटल 1 लीटर सॉल्यूशन है तो उसके अंदर कितने ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व किया गया है, दैट इज नोन एज द स्ट्रेंथ ऑफ अ सॉल्यूशन। Strength of solution means the weight of solute in grams divided by the volume of solution in liters. Now the next method is molarity, and this is the most important method. Also molality and normality. These three are the most important terms for expressing the concentration of any solution. Now come to molarity. इसको हम represent करते हैं कैपिटल M से। तो मोलैरिटी को हम क्या कहेंगे? इट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट हैं, दैट इज़ मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। तो अगर मोलैरिटी को डिफाइन करें हम मैथमेटिकल वे में तो वी कैन राइट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अब हमें पता है कि अगर हमें किसी भी सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स निकालने होते हैं तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। सो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमने लिख दिया नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। अगर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स को भी मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 1000 और आ जाएगा। इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। सो इफ़ वी आर सेइंग 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड, दैट मीन्स अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 0.5 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट पर लीटर एंड इट विल बी read as 0.5 molar. Now the next term for expressing the concentration is molality, and this term molality is represented by small m, and it may be defined as the number of moles of the solute dissolved in 1000 gram of the solvent. यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है, जैसे मोलैरिटी के अंदर हमने कहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यहाँ हम कहते हैं द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। यानी कि 1 kg सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हैं। यहाँ पर हमने सॉल्यूशन की बात नहीं की, हमने कहा है 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। सो मोलैलिटी में बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम्स मल्टीप्लाइड बाय 1000। और नंबर ऑफ मोल्स का भी आप यहाँ पर डेफिनेशन रख सकते हैं, दैट इज़ द नंबर ऑफ नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। स्मॉल m से डिनोट करते हैं। और अगर हमारे पास है 0.1 मोलल सॉल्यूशन, दैट मीन्स 0.1 मोल ऑफ द सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड per 1000 gram of the solvent. Next term for expressing the concentration is normality, and this normality is the most important term which is usually expressed for solutions in your laboratory. तो देखो normality क्या होती है। Basically the normality of a solution is the number of gram equivalents of solute dissolved per liter of the solution। जैसे हमने मोलैरिटी के लिए कहा था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन,
यहाँ पर हमने नंबर ऑफ मोल्स की बजाय जो टर्म ली है दैट इज़ द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि सॉल्यूट के कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व किए गए हैं, दैट इज़ नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी को अगर हम मैथमेटिकली लिखें तो वी विल राइट द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। It is represented by capital N and read as normal. Now the next term is the mole fraction. अब मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट का जो होता है वो हम नंबर ऑफ मोल्स से निकालते हैं कि सपोज़ हमारे पास कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, दैट मीन्स हमारे पास जो सॉल्यूशन है दैट इज़ अ बाइनरी सॉल्यूशन। इन दैट केस मोल फ्रैक्शन हम कैसे निकालेंगे, किसी भी एक पार्टिकल का हम लेंगे उसके नंबर ऑफ मोल्स और उसको टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देंगे। तो देखो मोल फ्रैक्शन के लिए ये क्या कहता है, इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द कंपोनेंट, यानी कि उस कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स को टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड कर देंगे तो दैट विल गिव अस द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। एक्स से डिनोट करते हैं, स्मॉल एक्स से, कि अगर 2 कंपोनेंट्स 1 और 2 हैं तो x1 और x2 हो जाएंगे एंड x1 विल बी इक्वल टू n1 डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 वेयर n1 इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट एंड n2 इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड कंपोनेंट। Now the next important term is mass fraction. Mass fraction is basically the mass of a component divided by the total mass of solution. जैसे हमने मोल फ्रैक्शन के लिए कहा है कि अगर फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, वैसे ही मास फ्रैक्शन हमारे पास होगा कि अगर मास फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट निकालना है तो दैट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ दैट कंपोनेंट डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट टर्म फॉर एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन इज पार्ट्स पर मिलियन, जो कि आप लोगों ने ppm बहुत बार सुना हुआ है। तो ये ppm जो है या हम कहें पार्ट्स पर मिलियन जो है ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास बहुत ही स्मॉल कंसंट्रेशन होती है। जैसे हम वाटर की प्योरिफिकेशन के लिए उसके अंदर क्लोरीन ऐड करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं वाटर का, तो वहाँ पर क्लोरीन की बहुत ही स्मॉल कंसंट्रेशन वहाँ डाली जाती है वाटर के अंदर, तो उसको हम जनरली ppm में मेज़र करते हैं। तो ये क्या है, इट इज़ द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मिलियन पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि टोटल सॉल्यूशन के अगर मिलियन पार्ट्स हैं तो उसके अंदर कितने पार्ट्स सॉल्यूट के डिज़ोल्व किए गए हैं, दैट इज़ पार्ट्स पर मिलियन। अब देखो यहाँ पर इन्होंने 2 इम्पोर्टेंट फैक्ट बताए हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं कि नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर बट मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मास फ्रैक्शन डू नॉट। देखो आप लोगों को पता है कि जब भी आप किसी लिक्विड को गर्म करते हो तो वो एक्सपेंड होता है, दैट मीन्स उसके वेपर्स बनने लग जाते हैं, वेपर फेज में जाने की टेंडेंसी उसकी ज़्यादा हो जाती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चेंजेस, और जहाँ पर भी वॉल्यूम चेंज होती है तो आपको पता है नॉर्मेलिटी में, मोलैरिटी में, स्ट्रेंथ में, आप इन तीनों में ही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को यूज़ करते हो। So if you increase the temperature, the volume of solution will also increase, और अगर वॉल्यूम चेंज हो गई तो कॉरस्पॉन्डिंगली आपकी नॉर्मेलिटी भी चेंज होगी, मोलैरिटी भी चेंज होगी, स्ट्रेंथ भी चेंज होगी। लेकिन मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन और मास फ्रैक्शन चेंज नहीं होते हैं विद चेंज इन टेम्परेचर बिकॉज दे डू नॉट डिपेंड ऑन द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आउट ऑफ मोलैलिटी एंड मोलैरिटी विच वन इज़ बेटर एंड व्हाई, देन योर आंसर शुड बी मोलैलिटी इज़ बेटर बिकॉज इट विल नॉट चेंज विद टेम्परेचर।
इन द सेम वे अगर आपसे पूछा जाए आउट ऑफ नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन which method of expressing the concentration is better, then your answer should be mole fraction will be better because it is temperature independent. Now one more question which is most important from examination point of view, out of 1 molar aqueous solution and 1 molal aqueous solution, which one is having greater concentration? इसका आंसर जो आपके पास होगा दैट विल बी 1 मोलल, दैट मीन्स स्मॉल एम वाला जो होगा, सॉरी कैपिटल एम वाला आपका, आपसे पूछा गया है ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी है, यस कैपिटल एम वाले की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, स्मॉलर कंसंट्रेशन होगी स्मॉल एम की। क्यों होगी ऐसे? बिकॉज अगर हम कैपिटल एम को देखें यानी कि मोलैरिटी को देखें, दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि अगर हम कहें कि हमारे जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है वो 10 है, तो वो सॉल्यूशन के 1 लीटर के अंदर यानी कि 1000 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हम लगा लें, उसी के अंदर आपके पास 10 पार्ट्स जो हैं वो आपके सॉल्यूट के हैं। लेकिन अगर हम मोलैलिटी को देखें, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि यहाँ पर 10 पार्ट्स प्रेजेंट हैं किसमें, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में, लेकिन मोलैरिटी के केस में है 10 पार्ट्स आपके 990 पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। तो यहाँ पर एक तो आपके पास 1000 पार्ट्स में 10 पार्ट्स हों, एक आपके पास 990 में 10 पार्ट्स हों, तो कंसंट्रेशन डेफिनेटली 990 वाले की ज़्यादा होगी। तो आउट ऑफ 1 मोलर एंड 1 मोलल, 1 molar solution will be more concentrated. Now one more topic which we are going to discuss in this lecture is types of solutions. तो अगर हम टाइप्स ऑफ सोल्यूशन की बात करें, ये आप लोगों ने ऑलरेडी 12th क्लास में पढ़ा हुआ है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोल्यूशन एंड फॉर ईच टाइप ऑफ सोल्यूशन यू मस्ट बी नोन विद एट लीस्ट 1 एग्जाम्पल। तो देखो टाइप्स ऑफ सोल्यूशन हम किस बेस पर यहाँ डिफाइन करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल we write solute and then solvent and then the type of solution. So on the basis of the 3 states of matter we can have 3 types of solutes, 3 types of solvents. तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारे पास अगर सॉल्वेंट गैशियस फेज में हो तो सॉल्यूट तीनों फेजेस में हो सकता है, इट में बी गैस, इट में बी लिक्विड और इट में बी अ सॉलिड। सो for gaseous phase of solute, the type of solution will be called gas in gas. And example for this type of solution is air and cooking gas. Now the second type of the solution will be liquid in gas. That means solute is liquid and solvent is again gas. Liquid in gas. Best example for this is moisture present in air. Now the third type is सॉलिड इन गैस, और सॉलिड इन गैस के लिए जो बेस्ट एग्जांपल आपके पास है दैट इज़ स्मोक। कि स्मोक के अंदर क्या होते हैं, स्मॉल कार्बन पार्टिकल्स होते हैं जो एयर के अंदर ट्रेवल करते हैं। तो स्मोक इज़ बेसिकली एन एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस टाइप ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज देयर इन विच द सॉल्वेंट इज प्रेजेंट इन सॉलिड फॉर्म एंड सॉल्यूट may be gas, may be liquid or may be solid. First of all the type of solution is gas in solid. gas in solid की अगर हम बात करें तो आपको पता है जब भी हम हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करवाते हैं then we use platinum और palladium as catalyst. तो वहाँ पर क्या होता है, वो जो हाइड्रोजन गैस है that is absorbed on the surface of that platinum और palladium metal. So that hydrogen gas absorbed on that platinum or palladium surface is basically a type of solution of the type gas in solid. And the next type is liquid in solid. Liquid in solid के लिए
बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास है कोई भी अमलगम। अमलगम क्या होता है कि जब हम किसी मेटल को मरकरी के अंदर डिसॉल्व कर देते हैं, दैट इज़ नोन एज अमलगम। जैसे सिल्वर अमलगम अगर मैं बोलूँ, दैट मीन्स आई हैव डिसॉल्व्ड सिल्वर मेटल इन मरकरी। That is best example for liquid in solid type of solution. Now the next type of solution is solid in solid. The best example is any alloy. Alloy क्या होते हैं? दो या दो से ज़्यादा मेटल्स और नॉन मेटल्स का मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, दैट इज़ alloy. फॉर एग्जाम्पल आपके पास ब्रास है, ब्रॉन्ज है, एट्सेट्रा. Now the next type will be on the basis of the state of solvent as liquid. So the solute may be gas, may be liquid or may be solid. तो first type जो यहाँ पर इस कैटेगरी में आती है that is gas in liquid. गैस इन लिक्विड का अगर हम एग्जांपल लें तो सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल आप सबको पता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज डिजॉल्व्ड इन द सॉफ्ट ड्रिंक्स बॉटल, सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड. Second one is liquid in liquid, alcohol in water you may consider, and the last type is solid in liquid. तो ये तो आपका मोस्ट कॉमन कैटेगरी है सॉल्यूशंस की. फॉर एग्जांपल आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है, आपका शुगर सॉल्यूशन है. तो ये थे आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. इन द नेक्स्ट lecture series we will be discussing the next topic, that is chemical potential or partial molar free energy.